तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो हम लोग कर रहे थे उसमें नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। इसमें देखो क्या क्या है, पहले इसके टॉपिक के नाम में देखो क्या क्या है। एक मैट्रिक्स है और एक चेन है और मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैट्रिक्स कैसा है, बेसिक देखते हैं पहले हम लोग मैट्रिक्स का क्या है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है और चेन जुड़ने का मतलब क्या है। इसके नाम को समझ जाएंगे बस सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। थोड़ा लंबा जा सकता है वीडियो, लेकिन एक बेसिक ओवरव्यू बता लेते हैं पहले। जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में वो लोग भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, सबसे पहले आते हैं कि मैट्रिक्स है क्या। देखो मैट्रिक्स क्या है, जैसे हम लोग एरे बना रहे थे। एरे क्या है? सेट ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करने का एक तरीका है, यही है ना। किस तरीके से कुछ एलिमेंट्स को हम लोग स्टोर करते हैं एरे में। तो एक बताए थे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ग्राफ का, जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स था वो कैसा दिख रहा था। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था ना, इस टाइप का ही स्ट्रक्चर था ना, जिसमें यहां पर ये सभी जगह कुछ एलिमेंट्स रखा हुआ था। यहां पर कुछ एलिमेंट्स था, कुछ भी वैल्यू हो कुछ एलिमेंट्स था और इसका एक साइज गिवन था। साइज कितना है? 3x4। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, समझ जाओगे आराम से। ये क्या है? एलिमेंट्स को स्टोर करने का एक तरीका है। जैसे सेट होता है, एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है मान लो, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग स्टोर कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स दिखता ऐसा ही है। 3x4 क्या है भाई? बताएंगे, सब बताएंगे। अभी मान लो यहां पर कुछ एलिमेंट्स हम लोग लिख लेते हैं कहीं भी, जैसे 4 1 2 3 1 3 2 0 4 5 6 7, ऐसा कुछ एलिमेंट्स है। सारा जितना भी पोजीशन है देखो, सारे पोजीशन पर कुछ एलिमेंट रखा हुआ है। ठीक, एलिमेंट केवल मतलब इंटीग्रल वैल्यू ही हो सकता है क्या? नहीं, कुछ भी हो सकता है। अल्फाबेट भी ले सकते हैं, कोई सिंबल को ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक जगह है, एक प्लेस है। जैसे मान लो कवर्ड में तुम बुक्स रखना चाहोगे, बुक्स रख सकते हो। क्लोथ्स रखना चाहो, कपड़ा भी रख सकते हो। वहां पर कुछ और भी रख सकते हो, पेन पेंसिल कुछ भी रख सकते हो। समझ रहे हो बात को? बस वैसे ही एक पोजीशन इसका बना है, सब जगह स्पेस है, उस स्पेस में कुछ रख सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि क्या साइज का स्पेस है, उसके अकॉर्डिंग हम वहां एलिमेंट्स रखेंगे। जैसे इंटेजर है तो इंटेजर के लिए कुछ स्पेसिफिक साइज होगा, इसका भी साइज, इसका भी साइज, सबका साइज डिफाइंड है। लेकिन जितना भी मैट्रिक्स में जितना भी प्लेस है, जैसे 1 2 3 4, यहाँ चाहे भी 4 है, यहाँ भी 4 है, सबका साइज इक्वल है, सबका साइज इक्वल होगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि यहाँ का साइज, ए वाले का साइज, इसका साइज कुछ और है और इसका साइज कुछ और है, ऐसा नहीं होगा। जितना ए साइज होगा उतना ही इसका भी होगा, उतना ही इसका, उतना ही इसका, सबका साइज इक्वल होगा। ठीक, तो मैट्रिक्स में होता क्या क्या है, मैट्रिक्स में क्या क्या होता है। तो मैट्रिक्स में देखो, यहां देखो सीक्वेंस ऑर्डर में ऐसा लाइन से है, 1 2 3 4, ऐसा लाइन से लिखा हुआ है। एक ए भी लाइन है, एक लाइन ए हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ए भी लाइन हो गया और एक ए भी लाइन हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन जितना भी है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग रो बोलते हैं। मतलब क्या? ए पहला क्या है? ए रो 1 हो गया, ए रो 2 हो गया, ए रो 2 हो गया और ए क्या हो गया? रो 3। तो नंबर ऑफ रोज जितना है, जितना नंबर ऑफ रो है वो वैल्यू हम लोग यहां लिखते हैं। देखो 3 आया ना, रो 1 रो 2 रो 3, 3 रो है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन में एलिमेंट्स है जो अरेंज है, तो 3 है तो यहां 3 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद देखो यहां भी देखो एक लाइन में है, नीचे की ओर देखो वर्टिकल लाइन एक है, वर्टिकल लाइन में अरेंज है एलिमेंट्स। ए भी एक हो गया, एक ए भी हो गया, एक ए भी हो गया और एक ए भी हो गया। देखो सब लाइन है ऐसे ऐसे। ठीक, तो वर्टिकल लाइंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, उसको कॉलम बोलते हैं। जैसे मान लो ये कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3 हो गया,
कॉलम 4 हो गया। कितना नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1 2 3 4। ये वैल्यू देखो यहाँ है, मतलब कि ये कैसा लिखा हुआ है। इस मैट्रिक्स का साइज लिखने का तरीका है, पहले क्या आया, पहले नंबर ऑफ रोज आया, यहां पर क्या रहेगा, पहले नंबर ऑफ रोज होगा और सेकेंड में मल्टीप्लाई करके क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, नंबर ऑफ रोज है जो पहले होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में होगा। यही साइज है मैट्रिक्स का। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स। यही मेरा मैट्रिक्स है, इसके बारे में ही हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिए हो। अब देखो क्या है, मान लो एक और मैट्रिक्स ऐसा ही है, ऐसा ही एक और मैट्रिक्स मान लो यहां पर गिवन है। ठीक, यहां भी एलिमेंट्स है 0 1 5 4 3 2 1 0 5 7 1 2। एक और मान लो मैट्रिक्स गिवन है। ठीक, इसका साइज क्या है, साइज बताओ इसका। देखो 1 रो 1 रो 2 रो 3, मतलब कि 3 इंटू कॉलम कितना है 1 2 3 4, कितना हो गया 4 कॉलम हो गया, 3 इंटू 4। अब अगर बीच में हम लोग ऐसा करते हैं कि ये मैट्रिक्स मान लो, ये मैट्रिक्स का नाम अगर M1 है, मान लो इस मैट्रिक्स का नाम है M1, M1 यही मेरा मैट्रिक्स है। ठीक, और इस मैट्रिक्स का नाम है मान लो M2, इसका नाम है M2। अगर हम लोग बोले, अगर ऐसा करते हैं कि हम लोग को एक मैट्रिक्स चाहिए M1 प्लस M2, तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, M1 प्लस M2 कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लो बीच में एडिशन है, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो थर्ड में क्या होगा, दो मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, वो भी एक मैट्रिक्स ही बनेगा। जब दोनों का सम होगा वो भी एक मैट्रिक्स ही बनेगा, तो वो भी एक क्या बनेगा, एक मैट्रिक्स ही बनेगा। इस मैट्रिक्स का साइज कितना होगा, जो साइज इसका है वही साइज इसका भी है, सेम साइज होगा। ये 3 इंटू 4 जैसे है, यहां भी 3 इंटू 4 होगा, तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। पहली बात तो ये जान लो, दोनों का साइज सेम रहेगा तभी हम लोग ऐड करेंगे। अब एक और चीज ध्यान देना कि यहाँ 3 इंटू 4 लिखा है, अगर कहीं ऐसा लिखा रहे 4 इंटू 3, मान लो कहीं ऐसा लिखा रहे 4 इंटू 3, तो ऐसा नहीं सोचना कि 3 इंटू 4 है तो यहाँ 4 इंटू 3 है, सेम ही तो नंबर है, तो फिर सही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहला जो भी होगा वो नंबर ऑफ रोज बता रहा है। तो फर्स्ट में नंबर ऑफ रोज 4 बन जाएगा, यहां पर क्या है, नंबर ऑफ रोज 3 है। मतलब कि इस तरीके का मैट्रिक्स को ऐड हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए दो मैट्रिक्स का साइज सेम होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए, तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। 3 इंटू 4 है तो यहां पे 3 इंटू 4 होना चाहिए, तभी ऐड करेंगे। ठीक, अब इसके ऐड करके देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको ऐड करेंगे। ये नहीं पॉसिबल, 4 इंटू 3 नहीं लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, ऐसा नहीं है कि रो को बाद में लिख दिया, कॉलम है तो एक ही, लेकिन नहीं लिखा जा सकता है। इसके साइज को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यही तरीका है मैट्रिक्स के साइज को बताने का। ठीक, अब आते हैं कि दोनों का समीशन कैसा होगा, ऐड कैसे करेंगे, किस तरीके से ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करना है, इसका जो रो 1 में एलिमेंट है और कॉलम 1, देखो किसी भी एलिमेंट का पोजीशन के लिए क्या करेंगे, वो कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है। देखो कोई भी रो लेते हैं, ऐसे किसी कॉलम को लेते हैं, एक कट पॉइंट बनेगा कहीं पर, दो लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हैं कहीं कट पॉइंट बनेगा ना, यही पोजीशन बताएगा पार्टिकुलर एलिमेंट का। जैसे मान लो ये रो 2 है, कॉलम 3 है, यहाँ कट करेगा ना, यहाँ ही कहीं कट करेगा ना। देखो ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, इसका पोजीशन है। इसका पोजीशन क्या हो गया, अगर पोजीशन इसका लिखना चाहेंगे तो इसका पोजीशन हो गया रो 2, 2 कॉमा, पहले रो लिखना है 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 3 है जो इस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या है, पोजीशन है। ये पर्टिकुलर एलिमेंट का पोजीशन है, समझ रहे हो बात को। पहले रो आ गया, उसके बाद कॉलम आ गया, ये पर्टिकुलर एलिमेंट का पोजीशन है।
तो जो हम लोग ऐड करते हैं दो मैट्रिसेस को, जब ऐड करेंगे एक मैट्रिक्स में एक और मैट्रिक्स अगर ऐड करना है तो हम लोग सेम पोजीशन जो रेस्पेक्टिव जो पोजीशन होगा दोनों ही मैट्रिक्स में उस पोजीशन वाले वैल्यू को ऐड करेंगे। जैसे ये इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है रो 1, चाहे इसी का देखते हैं, अगर इसका क्या है रो 2 कॉलम 3, तो यहां भी देखेंगे, यहां भी इसको किससे हम ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, यहां पर भी रो 2 आना है, कॉलम 3 आना है, मतलब इस वाले से ही ऐड कर सकते हैं। इस वैल्यू को 2 + 1 3 होता है, यही दोनों को ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 यहां है तो इससे ऐड करें 3, अब 2 + 3 5 कर ले, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसका जो रेस्पेक्टिव पोजीशन है, जो पोजीशन में एलिमेंट यहां पर है सेम पोजीशन में यहां पर जो एलिमेंट होगा वही दोनों को ऐड करेंगे। ठीक, कहां पर लिखेंगे, रिजल्ट में कहां पर लिखेंगे, तो यहां पर भी हम लोग को पोजीशन इसके अकॉर्डिंग ही बनाना होगा। जैसे पहले है 3 × 4 मैट्रिक्स है ना, तो यहां पर भी 3 × 4 साइज का ही मैट्रिक्स हम लोग को रिजल्ट में बनाना होगा। ठीक, ये क्या होगा, देखो नंबर ऑफ रोज कितना हो गया, 3 है, 1 2 3, कॉलम कितना है 1 2 3 4, सेम है 3 × 4, मतलब कि दो मैट्रिक्स को जिसको ऐड कर रहे हैं उस दोनों का भी साइज सेम होगा और रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी साइज सेम होना है। ठीक है, इसका साइज भी क्या होगा, इसका साइज भी 3 × 4 ही होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए हो। अब देखो ऐड कैसे करेंगे, ऐड करना था हम लोग को 2, 3 वाले एलिमेंट को ऐड करना है। किससे करना है भाई, 2, 3 एलिमेंट ए है, यहां पर भी देखेंगे 2, 3 कौन है, यहां पर सेकेंड रो 3rd कॉलम, 2, 3 एलिमेंट यहां पर ए हो गया, ये क्या होगा 2, 3 पोजीशन का एलिमेंट ए हो गया, 2 + 1 किए, 2 + 1 कितना 3 हो गया। अब 3 को लिखेंगे कहां, 3 को लिखेंगे कहां पर, जो पोजीशन में ए था वही पोजीशन में ए है, वही पोजीशन के रिजल्टेंट मैट्रिक्स का वही पोजीशन में इस दोनों के सम का वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक, तो 2, 3 है ना, यहां पर देखो 2, 3 पोजीशन कौन सा है, देखो फर्स्ट रो सेकेंड रो, इस रो में कौन सा कॉलम 2, 3 3rd कॉलम, इस रो में 3rd कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम 3rd कॉलम, मतलब कहीं यहां पर हमको स्टोर करना होगा। सेम रेस्पेक्टिव पोजीशन नहीं चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो यहां पर क्या है 2 है, 2 + 1 3 हुआ, 3 कहां स्टोर होगा, 3 यहां स्टोर होगा। ठीक, समझ रहे हो। अब वैसे ही देखो ये पोजीशन कितना है 1, 1, यहां पर क्या है 1, 1 में 0, तो 4 + 0 कितना हुआ 4 हुआ, 4 कहां पर आएगा 4 यहां आया, क्यों कि यहां पर देखो 1, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेम ऐसे ही देखेंगे यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, मतलब 2 हो गया, कहां जाएगा यहां पर जाएगा। उसके बाद क्या है 2 5 कहां गया, 2 + 5 7, 7 यहां आ गया। उसके बाद क्या है 3 + 4 कितना हुआ 7, यहां पर चला आया। इस तरीके से ही हम लोग ऐड करने वाले हैं सारे पोजीशंस को, जो रेस्पेक्टिव सिमिलर पोजीशन है उसके एलिमेंट को ऐड करके वहां स्टोर करेंगे। ठीक, यहां पर देखो ये क्या है 1, यहां पर 3 है, 1 + 3 4, 4 यहां चला आया। उसके बाद 3 + 2 5 यहां चला आया, 2 + 1 3 कर लिए हैं पहले ही, यहां पर 0 + 0 यहां 0 आ गया। उसके बाद यहां 4 + 5 9 आ गया, 5 + 7 12, उसके बाद 6 + 1 7, उसके बाद यहां है देखो 7 + 2 9, यही मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन गया। जब ऐड किए हैं तो एडिशन का रिजल्टेंट मैट्रिक्स वही मेरा बन गया है। ये क्या है रिजल्टेंट मैट्रिक्स किसका है, एडिशन का है, एडिशन ऐड किए, यहां पर क्या किए हैं हम लोग ऐड किए हैं, एडिशन का रिजल्टेंट मैट्रिक्स है जो यही है। ठीक है, तो मैट्रिक्स को ऐड करना हम लोग सीख गए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखो क्या है, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है
ब्लैक से करते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई वाले को ब्लैक से हम करते हैं। और अच्छे से देखना है, एक बार वन टाइम देखो, जिन लोग को आता है वो भी देखिए, नहीं आता है वो भी देखो, ठीक है, आसान से बता रहे हैं। और जिनको आता है वो भी इसलिए देखो, इसका रीजन क्या है, यहां पर मल्टीप्लाई करते टाइम कुछ बताने वाले हैं, ठीक, वही देखना है, जरूरी है वो देखना, ये बेसिक है। अगर अभी नहीं देखोगे समझ में चीज नहीं आएगा, इसलिए एक बार देखो समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चीज है। सिंपल याद करो, अभी जब ऐड हम लोग कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे, तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए कितना एडिशन हम लोग किए, इस पोजीशन को फिल करने के लिए कितना एडिशन हम लोग किए हैं। यहां पर पहला एलिमेंट को लिए थे 1,1 को, यहां पर भी 1,1 एलिमेंट को लिए, ये दोनों एलिमेंट को ऐड किए, 4 + 0 यहां लिख दिए। मतलब कि एक एलिमेंट है यहां पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स में, एक एलिमेंट को बनाने के लिए, एक एलिमेंट का वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक ही एडिशन लगा है। समझ रहे हो बात को? किसी भी पोजीशन में देखो, मान लो यही पोजीशन है, 12 मेरा पोजीशन है, ये क्या है 3,2, यहां पर देखो 3,2, यहां 5 है, यहां 3,2, यहां 7 है, 5, यहां 5 + 7 कितना आया 12 आया, एक ही एडिशन किए हैं, ठीक। मतलब यहां क्या लिख सकते हैं, वन एडिशन each for every position required। इसको सही लैंग्वेज में और भी लिख सकते हो, वन एडिशन रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी पोजीशन रिजल्टेंट में, समझ रहे हो, वन एडिशन रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी पोजीशन, ठीक। एक रफली हम लिख दिए हैं, इसको अपना लैंग्वेज समझ लो, ठीक है। मतलब हर एक पोजीशन के लिए एक ही एडिशन रिक्वायर्ड है, एक एडिशन रिक्वायर्ड है, मतलब कि एक ही ऑपरेशन करना है, एक एडिशन करना है बस। एक एडिशन में टाइम कितना लगेगा, टाइम कांस्टेंट लगेगा, एक बार ऐड करना है केवल। तो कितना टाइम से एडिशन हम लोग एक्चुअली कर रहे हैं, यहाँ पर कितना टाइम्स की एडिशन, जितना यहाँ पर प्लेसेज है, जितना पोजीशन है, पोजीशन कितना है यहाँ पर, पोजीशन कितना है, यही इतना पोजीशन है, 3 × 4, 3 रो है, 4 कॉलम है, 3 × 4 12 पोजीशन है। देखो काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पोजीशन है। मतलब कि यहां पर टोटल टाइम अगर देखा जाए तो टाइम कितना लगा हम लोग को, टाइम कितना लगा, ये रिजल्टेंट, ये दोनों मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 से जब ऐड किए हैं दोनों को, तो एडिशन का रिजल्ट लाने में टाइम कितना लगा है, कांस्टेंट टाइम चाहिए था हमको हर एक पोजीशन को फिल करने के लिए। पोजीशन कितना है 3 × 4 है, पोजीशन कितना है 3 × 4 है, ठीक। तो 3 × 4 इंटू बिगो 1 टाइम, कांस्टेंट टाइम, एक बार एडिशन कर रहा है, एक पोजीशन के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक ही एडिशन हम लोग कर रहे हैं, कांस्टेंट टाइम लग रहा है। मतलब क्या कि अगर ऐसा लिखते हैं, मान लो m नंबर ऑफ रोज रहता और n नंबर ऑफ कॉलम होता, तब टाइम कितना लगता, तब भी इंटू बिगो 1 ही करते, मतलब कि टोटल कितना होता, बिगो mn, यही टाइम लगता। कहां पर ये टाइम लगता, ये टाइम लगता एडिशन के लिए, ये टाइम लगता एडिशन के लिए। एडिशन में टाइम कितना लग रहा है, बिगो mn, m क्या है, यहां पर देखो m × n लिखा है, m क्या हो सकता है, यहां पर नंबर ऑफ रोज हो सकता है, जो पहले आता है नंबर ऑफ रोज होता है। सेकंड में क्या है, n आया है, n क्या हो सकता है, जो बाद में आया है वो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है, m × n नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, इतना ही टाइम एडिशन में लगने वाला है। अगर टाइम देखा जाए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखते हैं एडिशन के लिए, बिगो m × n। आप बोलो कि मान लो m का वैल्यू भी n के बराबर हो जाए तो क्या होगा, n × n हो जाएगा, n × n हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, n² हो जाएगा, बिगो n²। समझ रहे हो बात को? उस केस में अगर यहां लिखते हैं
m इक्वल टू n अगर रहता है ऐसे, उस केस में क्या टाइम हो जाएगा, बिगो n स्क्वायर, यही टाइम होगा ना, यही टाइम होगा ना। समझ रहे हो बात को? मतलब कि एडिशन में टाइम कितना लगेगा वो तो हम लोग समझ लिए अच्छे से। एडिशन में इतना टाइम लग रहा, बिगो n स्क्वायर, अगर n इंटू n का मैट्रिक्स है तब, या m इंटू n का है तो mn टाइम लग गया। ठीक, ये हम लोग समझ लिए। अब आते हैं एक्चुअली करना क्या है, मल्टीप्लीकेशन करना है हम लोग को। मैट्रिक्स क्या है हम लोग समझ लिए हैं, अब मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो मल्टीप्लाई करने के लिए एक बात याद रखना कि मैट्रिक्स 1 है और मैट्रिक्स 2 है, इस दोनों को मल्टी ऐड करने में क्या है, दोनों के साइज को हम लोग देख लिए। इसका साइज क्या 3 into 4 है, इसका साइज भी 3 into 4 है, मतलब दोनों का साइज अगर सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में क्या देखना है कि यहां जो साइज गिवन होगा, साइज गिवन होगा, अगर इसके साइज को लिखते हैं R1 इंटू C1, ये क्या साइज हो गया, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स 1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स 1। 1 में फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में कितना नंबर ऑफ रोज है और फर्स्ट वाले में कितना नंबर ऑफ कॉलम है, उसी को लिखे, यही लिखे हैं ना यहाँ पर भी। तो यहाँ पर R1 इंटू C1, और इसका साइज क्या लिख सकते हैं, इसके साइज को क्या लिख सकते हैं, मान लो सेकंड मैट्रिक्स है R2 इंटू C2, इसके साइज को ऐसे लिख सकते हैं। तो हमेशा ही याद रखना कि दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। इस दोनों में मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है, जब C1 इक्वल टू R2। मतलब क्या, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। जब C1 का वैल्यू R2 के वैल्यू के बराबर होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। समझ रहे हो बात को? मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबल है जब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज से बराबर रहे। ठीक, तो मान लो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है अगर ये गिवन है C1 इंटू R2, तो रिजल्टेंट का साइज क्या होगा, तो एडिशन में साइज क्या हुआ था, जो साइज यहां था वही साइज यहां था, वही साइज मेरा रिजल्टेंट में भी आया था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में साइज जो होगा रिजल्ट का साइज जो होगा कितना होगा, पहले वाले का नंबर ऑफ रोज कितना है R1, पहले वाले का नंबर ऑफ रोज इंटू दूसरे वाले का नंबर ऑफ कॉलम। दूसरे वाले जो मैट्रिक्स है इसका साइज गिवन है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है दूसरे वाले का इंटू C2, दूसरे वाले का नंबर ऑफ कॉलम, यही साइज होगा, रिजल्टेंट का साइज होगा। समझ रहे हो? मैट्रिक्स का साइज यहां गिवन है R1 इंटू C1, एक और है R2 इंटू C2। मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले का नंबर ऑफ रोज बराबर हो, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इस केस में जब पॉसिबल है तो रिजल्ट का साइज क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आएगा, उसका साइज क्या होगा, पहले वाले का रो इंटू सेकेंड वाले का कॉलम। फर्स्ट का कितना R1 इंटू C2, R1 इंटू C2, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज होगा। तो हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक, ये बेसिक समझ गए। इसके बाद हम लोग करके देखते हैं क्या कि ऐसा क्यों बोले हैं पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो इक्वल क्यों होना चाहिए। एडिशन में तो बोले साइज इक्वल होना चाहिए क्योंकि सेम पोजीशन वाले को रिस्पेक्टिव पोजीशन को हम लोग ऐड कर रहे थे। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं भाई, वहां पर ऐसा क्या है, और वो भी थोड़ा अल्टर टाइप का लग रहा है सुनने में भी।
सुनने में भी थोड़ा और लग रहा है कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। सॉरी, यहां पर देखो एक चीज गलत हुआ। सॉरी, एक चीज गलत हुआ है, देखो ध्यान दो। यहां जो लिखे हैं पहले वाले का कॉलम इंटू सेकंड वाले का नंबर ऑफ रोज। हाँ सही है। हम सोचे थोड़ा गड़बड़ कुछ लिख दिए क्या। तो यहां पर क्या देखें हम लोग कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम जो होगा वो इक्वल होगा सेकंड वाले का नंबर ऑफ रोज से, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक, अब इसको हम लोग देखते हैं एक बार अच्छे से। इसको अच्छे से देखते हैं, आराम से समझना है बस। ये अभी समझ जाओगे मल्टीप्लिकेशन, बस यही पूरा है और कुछ नहीं है, कोई नया चीज नहीं आने जा रहा है, आसान चीज है। अरे डायनेमिक में क्या करते हैं, ओवरऑल एनालिसिस करने वाले हैं, यही करेंगे ना, तो बेसिक पहले पता होना चाहिए ना। अब देखो एक चीज यहां लिख लेते हैं क्या, मैट्रिक्स एडिशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कितना टाइम लगा था, बीगो ऑफ एम एन, यही टाइम लगा है ना, बीगो ऑफ एम एन टाइम लगा है। कब, जब साइज गिवन था m इंटू एन दोनों मैट्रिक्स का, तब उतना टाइम लगा है। ठीक, अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, दो मैट्रिक्स लेंगे पहले। मान लो m1 एक मैट्रिक्स लिए हैं, ठीक, एक मैट्रिक्स हम लोग लिए हैं m1। अच्छा एक और करते हैं, 3 into 4 का ही लेते हैं मान लो। चलो, ये m1 एक मैट्रिक्स लिए, इसका साइज क्या है, देखो नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2 3, मतलब कि 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 2 3 4, 3 into 4 है। ये क्या है, मेरा मैट्रिक्स है m1। अब एक और भी मैट्रिक्स लेते हैं, m2 लेते हैं, एक और मैट्रिक्स m2 लेते हैं। अभी क्या बताए थे कि पहले वाले का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा उतना ही सेकंड वाले का क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज होना चाहिए। पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 2 3 4, जो यहां पर बाद में लिखा है यही है। तो नेक्स्ट वाले का नंबर ऑफ रोज कितना होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए, तभी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जरूरी है, एक बेसिक कंडीशन है। क्यों बेसिक कंडीशन है ये भी अभी हम बताएंगे, बस देखो अभी जानो कि है, अभी 10 मिनट के अंदर सारा क्लियर हो जाएगा ये चीज। ठीक, तो पहले वाला कितना है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है ना, यहां पर नंबर ऑफ रोज कितना होगा, 4 होगा। ठीक, नंबर ऑफ रोज जब 4 होगा, यहां पर 4 होगा, इसका साइज मतलब क्या होना है, 4 इंटू नंबर ऑफ कॉलम, अब जितना भी हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम जितना भी रहे। ठीक, अब देखते हैं, 4 रो है ना, 4 रो है यहां पर, इसका नंबर ऑफ कॉलम 4 है, यहां भी नंबर ऑफ रोज है जो 4 होना चाहिए, इसे कॉलम के बराबर इसका नंबर ऑफ रोज होना चाहिए। कुछ भी डेटा लेते हैं, 2 1 3 5 1 2 0 1 0 3 2 1 1 3 1 2, ऐसा है। यहां पर देखो नंबर ऑफ रोज कितना लिए हैं, ये देखो 1 2 3 4, 4 लिए हैं, 4 ही है। इसका कॉलम कितना था, फर्स्ट वाले का 4 था, इसका नंबर ऑफ रो हम 4 ले लिए। ठीक, अब नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ कॉलम यहां कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ कॉलम से मतलब ही नहीं है हमको है। ठीक, नंबर ऑफ कॉलम यहां पर है ऐसे कितना, 1
2, देखो 1 2 3 4, 4 रो है, कॉलम कितना है 1 2 3 4, मतलब कि यहां पर 4 ही कॉलम भी है, ठीक है। लेकिन हम लोग को बेसिक चाहिए क्या था, हम लोग को चाहिए था इसका जो वैल्यू है इसके वैल्यू के बराबर होना चाहिए, तब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब दोनों को तो इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कैसा होगा, रिजल्ट भी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आना है, एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही रिजल्ट भी आना है। रिजल्टेंट का साइज क्या होगा, रिजल्टेंट का साइज होगा जो फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ रोज है, इसको मान लो ऐसा लिख लेते हैं R1 इंटू C1, ठीक। फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ रो और फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम, यहां लिख लेते हैं R2 इंटू C2, सेकेंड वाले का नंबर ऑफ रोज और सेकेंड वाले का नंबर ऑफ कॉलम, ठीक। इसका क्या साइज आना है, इसका साइज आएगा जो पहले वाले का नंबर ऑफ रोज है, कितना है R1 है ना, R1 इंटू सेकेंड वाले का नंबर ऑफ जो कॉलम है, मतलब कितना है C2 है, यहां क्या है C2, यही साइज मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का रहने वाला है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज वही रहेगा। मतलब क्या क्या कंडीशन हो गया, कंडीशन देखो यहां पर लिखते हैं क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई होने के लिए। सबसे बेसिक चीज क्या है, C1 इक्वल टू R2, C1 इक्वल टू R2 होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ठीक। मल्टीप्लाई पॉसिबल, ठीक। अब क्या है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज क्या होना चाहिए, साइज क्या होगा R1 इंटू सेकेंड वाले कॉलम, सेकेंड वाला कॉलम कितना है C2 है, सेकेंड वाले का कॉलम कितना है C2 है। एक कंडीशन जब गिवन होगा हम लोग के पास में, ये जब कंडीशन गिवन होगा दोनों ही कंडीशन, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होगा। देखो एक कंडीशन ए है और एक और कंडीशन ए है, दो कंडीशन है, ठीक। एक तो कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन के लिए, दूसरा क्या है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज को बता रहा है, ठीक। साइज हम वहां लिख लिए R1 इंटू C2, R1 इसका है नंबर ऑफ रोज और C2 इसका नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, यहां पर पोजीशन कितना हो गया, इसके अकॉर्डिंग कितना पोजीशन हो गया R1 इंटू C2, नंबर ऑफ रोज कितना है R1 है, R1 का वैल्यू क्या है 3 है, मतलब क्या 1 2 3, 3 पोजीशन यहां पर बन गया, 3 पोजीशन, नंबर ऑफ रोज 3 होगा, नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा C2 के बराबर, C2 कितना है 4 है, मतलब क्या ऐसा 4 कॉलम होगा, ठीक। एक यहां 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 ऐसे बन गया ना। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना है 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2 3 4, मतलब क्या बन गया ये 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 वैल्यू कहां से आ गया समझ गए, पहले वाले का ये क्या है नंबर ऑफ रोज है, 4 क्या है सेकंड वाले का नंबर ऑफ कॉलम है, ये समझ गए। अब यहां पर फर्स्ट एलिमेंट है, जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसको कैलकुलेट करने के लिए करना क्या होगा, क्या करना होगा, अब देखो क्या करना है। लास्ट टाइम हम लोग ऐड करने में क्या किए थे, ऐड करने में जो 1,1 है एलिमेंट, उसको यहां पर भी 1,1 से ऐड किए थे, यहां पर रिजल्ट को हम लिखे थे ना। मल्टीप्लाई तो ऐसे नहीं होगा, मल्टीप्लाई देखो कैसा होता है, पहला रो को ले लेंगे, जैसे यहां पर अगर इसका नाम मान लो MR लिखते हैं, ठीक, मैट्रिक्स रिजल्टेंट। तो MR में अगर मैट्रिक्स रिजल्टेंट है, MR में जो 1,1 होगा एलिमेंट, देखो 1,1 मतलब क्या, 1 इसका रो है और 1 इसका कॉलम, 1,1 इस ए पोजीशन को बता रहा है, मतलब कि मैट्रिक्स R में 1,1 को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, तो पहला रो को
पहला रो जो है मैट्रिक्स 1 का फर्स्ट वाले रो को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स 2 का फर्स्ट कॉलम से। मैट्रिक्स 1 का फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स 2 के फर्स्ट कॉलम से। कैसे करेंगे भाई? देखो 1,1 है ना, इसको मल्टीप्लाई किए इससे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किए इससे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किए इससे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किए इससे। ठीक है, मल्टीप्लाई किए, कितना कितना आया देखो, इसको 2 को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 2 × 2 4 प्लस सेकेंड वाले को कॉलम का सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस 1 × कितना 0 कितना हो गया 0, प्लस 2 × 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब सबको ऐड कर लेंगे, कितना है वैल्यू 4 + 3 7 + 0 7 + 2 9, मतलब कि यहां पर क्या वैल्यू हो गया 9 हो गया। ये वैल्यू क्या 1 में क्या वैल्यू हो गया 9 हो गया। कैसे वैल्यू आया है, वैल्यू यहां से आया है। ये वैल्यू क्या है, पहला रो है जो फर्स्ट रो है मैट्रिक्स 1 का फर्स्ट रो है, उसको मैट्रिक्स 2 के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किए। एक चीज ध्यान दो, पहला वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड जो है वो सेकंड वाले 1 से हो गया, थर्ड है जो थर्ड वाले से हो गया, फोर्थ है जो फोर्थ वाले से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, यहां भी खत्म हो गया एलिमेंट, यहां भी खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, ऐसा क्यों हुआ खत्म हो गया? क्योंकि यहां पर फर्स्ट रो में कितना एलिमेंट था, फर्स्ट रो में उतना ही एलिमेंट था ना जितना नंबर ऑफ कॉलम है। देखो नंबर ऑफ कॉलम 4 है, तो फर्स्ट वाले रो में एलिमेंट कितना है 1 2 3 4, 4 ही एलिमेंट है। यहां पर उसके बराबर ही है ना, 4 ही एलिमेंट है ना। क्यों है ऐसा? क्योंकि सेकेंड वाले का नंबर ऑफ रो लिए हैं हम जो फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। फर्स्ट वाले का जो नंबर ऑफ कॉलम है 4 1 2 3 4, उतना ही नंबर ऑफ रो यहां लिए हैं 1 2 3 4। अगर मान लो डिफरेंट होता, C1 का वैल्यू यहाँ 4 होता, R2 का वैल्यू यहाँ 5 होता, तो जब मल्टीप्लाई करने जाते तो ये पहला फर्स्ट वाले से होगा, सेकंड वाले से, थर्ड वाले से, फोर्थ वाले से, एक और एलिमेंट यहाँ बच जाता। मान लो R2 का वैल्यू यहाँ 5 हम ले लेते, क्योंकि यहाँ 5 रो बनता, 1 2 3 4, एक और 5 एक्स्ट्रा रो यहाँ पर कुछ रहता, यहाँ पर कोई और एलिमेंट रहता, ये रिमेनिंग रह जाता ना एक। इसके चलते ही हम लोग बोले क्या कि मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कंडीशन होल्ड करना जरूरी है, C1 = R2, मतलब इसका C1 है जो R2 के इक्वल होगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे सारा एलिमेंट अपना अपना मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब इसका जो वैल्यू आएगा, इसको जब फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिव पोजीशंस में, इसके रो को इसके कॉलम से, क्योंकि इसका रो का जो साइज है, एक रो में जितना एलिमेंट है उतना ही इसके फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है। दोनों को मल्टीप्लाई किए, इंडिविजुअली मल्टीप्लिकेशन आया दोनों का, सबका, सारे एलिमेंट्स का, सबको हम टोटल ऐड कर दिए। कितना 4 + 3 + 0 + 2। ये सबको ऐड करने के बाद में जितना भी है सबको जब ऐड किए, इसका वैल्यू आया 9। ये 9 क्या बना है, ये 9 क्या बना है, इस 9 बना है केवल एक पोजीशन का वैल्यू है, इसके लिए 9 आया है, केवल उसके लिए 9 आया है, जान लो। तो इसके आगे कैसे आएगा, नेक्स्ट कैसे आएगा, नेक्स्ट वाले का कैसे वैल्यू हम ले आ सकते हैं? तो नेक्स्ट क्या बनेगा 1, 2 बनेगा ना, नेक्स्ट वही बनेगा ना। फर्स्ट रो में, रिजल्टेंट का फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम का वैल्यू चाहिए, तो इस एलिमेंट का वैल्यू चाहिए, यहां पर ये जो पोजीशन है यहां पर क्या वैल्यू होगा, उसका वैल्यू चाहिए। उसका वैल्यू के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, उसके वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यही है ना मैट्रिक्स रिजल्टेंट का 1, 2। इसको कैसे करेंगे, यही सब एलिमेंट को, ये 4 एलिमेंट है ना, इसको अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट कॉलम से किए तो पहला जगह वैल्यू आया, सेकेंड कॉलम से जब करेंगे यहां पर आएगा सेकेंड वाले में, जब यही रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो यहां पर वैल्यू आएगा, इसी रो को फोर्थ कॉलम से करेंगे तब वैल्यू यहां पर आएगा। ठीक,
फोर्थ में इंड हो गया, अब आगे नहीं कुछ है, अब आगे नहीं कुछ है। मतलब कि जब एक रो यहां से हम उठाते हैं, उसको सारे कॉलम से बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, तब मेरा यहां पर एक रो बनता है। ठीक है, अब सेकेंड रो में कैसे आएंगे, यहां पर कैसे वैल्यू पुट करेंगे। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 2,1 में इसका है, इसके लिए क्या करेंगे, यहां से सेकेंड रो को उठाएंगे, उसको सेम ऐसे ही पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां वैल्यू लिखेंगे, सेम इसी सेकेंड रो को सेकेंड वाले कॉलम से करेंगे तो वैल्यू यहां लिखेंगे, फिर सेकेंड रो को इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वाले से तब वैल्यू यहां लिखेंगे, फोर्थ वाले से करेंगे तो वैल्यू यहां लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन यही है। ठीक, अब एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करना क्या है कि जब फर्स्ट वाले में जब एडिशन हम लोग कर रहे थे तो टाइम कितना लगा था, एक एलिमेंट के लिए एडिशन में टाइम कितना लगा था। एक बार इस एलिमेंट को ऐड किए एलिमेंट से मेरा एक एलिमेंट बन गया यहाँ रिजल्टेंट में, मतलब कि टाइम यहाँ लगा था बिगो 1 टाइम ऐड करने में, ऐड करने का टाइम बिगो 1 टाइम था। तो मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगा भाई, मल्टीप्लाई करने में टाइम कितना लगा है इसी एक एलिमेंट के लिए। एक एलिमेंट का वैल्यू जब मल्टीप्लिकेशन होगा दो मैट्रिक्स का तो टाइम कितना लगा। तो देखो यहां पर क्या किए, ये फर्स्ट रो को इसके इस फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किए, पहला एलिमेंट को पहला से, दूसरा एलिमेंट को दूसरा से, तीसरे वाले को थर्ड से, फोर्थ वाले को फोर्थ से। कितना मल्टीप्लिकेशन हो गया, कितना मल्टीप्लिकेशन हो गया, जितना नंबर ऑफ यहां कॉलम बोल लो या फिर यहां पर नंबर ऑफ रो बोल लो, उतना ही नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम लोग इंडिविजुअली ऐसे ऐसे किए। यहां पर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, नंबर ऑफ कॉलम C1 का वैल्यू क्या है, C1 का वैल्यू 4 है। तो देखो 4 वैल्यू है 1 2 3 4, या फिर बोल लो C1 के बराबर R2 भी है, इसका रो भी है, C1 के बराबर R2 है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि तो C1 और R2 तो एक्चुअली इक्वल ही है ना, तभी मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं। R2 का वैल्यू क्या है 1 2 3 4, देखो यहाँ पर 4 मल्टीप्लिकेशन लगा है, सबको मल्टीप्लाई किए फिर एक बार ऐड भी किए। ठीक, एडिशन कितना हो गया, जितना मल्टीप्लिकेशन लगा है उससे एक कम एडिशन, क्योंकि तो 2 के लिए एक एडिशन चाहिए, फिर एक नया आएगा फिर से ऐड करेंगे, फिर एक नया आएगा फिर से उसको ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब क्या कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का अगर हम बात करते हैं तो एक पोजीशन के लिए कितना काम करना पड़ रहा है, काम कितना करना पड़ रहा है, जितना R2 का वैल्यू है या फिर बोल लो C1 का जो वैल्यू है उतना ही काम करना पड़ रहा है। मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन में टाइम कितना लग रहा है 4 टाइम लग रहा है। 4 क्या है, 4 क्या है C1 या फिर R2 बोल लो, यहां से R2 और C1, या तो R2 बोलो, R2 का वैल्यू 4 है यहां पर, या C1 का वैल्यू बोल लो, C1 का वैल्यू 4 है। टोटल कितना एलिमेंट्स है यहां पर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है यहां पर, जो इसका साइज है R1 into C2। तो जब एक एलिमेंट के लिए इतना काम करना पड़ा है, एक एलिमेंट के लिए इतना काम करना पड़ा है अगर, तो सभी टोटल एलिमेंट्स के लिए कितना काम करना पड़ेगा, टोटल एलिमेंट कितना है R1 into C2, मतलब कि R1 into C2 into क्या करेंगे R2 लिख लो या फिर C1 लिख लो, यहां पर मान लो R2 या C1 दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। मतलब एक चीज हम लोग यहां लिख सकते हैं क्या कि मान लो इसका साइज R1 into C1 दिया है, इसको अगर ऐसा दे देता P into Q, इसके साइज को यहां पर साइज देता Q into R। मान लो साइज यहाँ Q into R देता, यहाँ P into Q देता, Q Q के बराबर होना चाहिए, सही चीज है। यहाँ C1 है जो R2 के बराबर है ही, जब इक्वल ही है तो सेम ही Q दे दिया यहाँ पर, यहाँ भी Q है यहाँ भी Q है। तब कितना मल्टीप्लिकेशन टोटल लगने वाला था हम लोग को, कितना लगता भाई, पहले रिजल्टेंट के साइज को देखते हैं। रिजल्टेंट का साइज क्या था R1 into C2, यहाँ R1 क्या है P है ना, P है ना, इंटू C2 क्या है, कॉलम 2 क्या है R है, P इंटू R, इतना टोटल एलिमेंट्स होगा रिजल्टेंट में, इंटू कितना मल्टीप्लिकेशन है R2 बोल लो या C1 बोल लो, मतलब यही वैल्यू।
ए वैल्यू दोनों सेम ही है, इंटू क्यू, यही टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। टोटल मल्टीप्लीकेशन P इंटू R इंटू क्यू है। ठीक, तो मैट्रिक्स जान लिए क्या है, मल्टीप्लीकेशन भी जान लिए क्या है। अब आते हैं चेन पर। चेन क्या चीज है, यहां तक समझ गए हो। अब अगर नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन अगर फाइंड आउट करना रहेगा तो इसके एलिमेंट को देखना जरूरी है क्या, एलिमेंट्स कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, एलिमेंट्स को क्यों देखेंगे, एलिमेंट्स को देखेंगे ही नहीं, एलिमेंट्स को देखेंगे ही नहीं। हम लोग क्या देखना होगा, पहले वाले का साइज को देखना होगा। मान लो यहां पर पहले वाला का साइज m है, m,n दिया है, दूसरे वाले का साइज है n, p है, मान लो दूसरे वाले का n, p है, ऐसा साइज दिया है। तो पहले वाले का साइज क्या है, m इंटू n है, दूसरे वाले का क्या है, n इंटू p, n दोनों में इक्वल है, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट इक्वल होता है ना। टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, इस दोनों मैट्रिक्स को मान लो ए मैट्रिक्स 1 है, ए मैट्रिक्स 2 है, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा, m इंटू p, रिजल्टेंट का साइज होगा, मतलब क्या, m इंटू p क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज होगा इंटू ए जो वैल्यू है n, ए जो वैल्यू है, यही वैल्यू है ना, इंटू n। तो कहीं भी पूछ ले अगर कि टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितना है, क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स में, दो मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें एक कॉमन होगा, एक एलिमेंट कॉमन होना है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम जो होगा सेकंड वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा। ये जो कॉमन एलिमेंट है इसको एक बार लिखेंगे और बाकी दोनों जो डिफरेंट एलिमेंट है, मतलब पहला का रो दूसरा का कॉलम, ये दोनों एक बार लिखेंगे। तो m p एक बार n, m p एक बार n, यही टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो गया। एक मल्टीप्लीकेशन में टाइम कितना लगता है, एक सिंगल ऑपरेशन है, अगर सिंगल ऑपरेशन में टाइम कितना लगेगा, इसको लिख लेंगे बीगो 1 टाइम लगा, मान लेते हैं बीगो 1 टाइम लगा। टोटल टाइम कितना लगा, अगर इस केस में देखते हैं टोटल टाइम कितना लगा, बीगो ऑफ m n p, यही टाइम लगा ना, m n p, कुछ भी आगे पीछे को वैल्यू यहाँ पर है, m का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है ना, एक इंटीग्रल वैल्यू है ना इसका सबका, क्योंकि नंबर ऑफ यहाँ पर रो कॉलम बोल रहा है, मतलब कि m n p, यही टाइम लगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में। कितने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में वो टाइम लगा है, दो मैट्रिक्स को एक बार में दो ही मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो से ज्यादा को नहीं। 1 टाइम में एक बार में हम लोग दो मैट्रिक्स को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जबकि यहां क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, ये कंसेप्ट क्या बात कर रहा है, मैट्रिक्स जान लिए हम लोग, मल्टीप्लीकेशन जान लिए हम लोग, यहां पर चेन का बात कर रहा है। चेन का मतलब क्या बोलना चाह रहा है, चेन का मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि हम लोग के पास एक मैट्रिक्स यहां है, एक मैट्रिक्स यहां है, एक मैट्रिक्स यहां है, बहुत सारा मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3 4, 4 मैट्रिक्स है। तो 4 मैट्रिक्स मान लो है, तो 4 मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन कितना टाइम करना पड़ेगा, मतलब टाइम कितना लगेगा। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन, चेन में है, चेन बन गया ना, 1 2 3 4 बहुत सारा मैट्रिक्स है, चेन बन गया। तो अभी जस्ट क्या बोले कि एक बार में दो ही मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बात सिंपल है, एक बार में दो ही मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहां पर 4 मैट्रिक्स गिवन है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक बार में दो ही करना है, 4 गिवन है, कैसे करेंगे। एक तरीका क्या है कि पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, फिर जो मैट्रिक्स बना है इसमें इस वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ये दोनों से एक मैट्रिक्स बन गया। अब देखो 3 की जगह पर एक मैट्रिक्स आ गया। अब इसमें इससे 4th वाले को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा ना, रिजल्टेंट आ जाएगा ना। तो एक बार में तो नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स में कर सकते हैं।
या फिर ये भी कर सकते हैं कि बीच वाले दोनों का हम मल्टीप्लाई करके एक बना लिए, बीच वाले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हम एक बना लिए। अब इसमें पहले वाले को हम मल्टीप्लाई किए तो एक और बन गया, फिर लास्ट एक छूटा हुआ है, लास्ट वाले को और इसको मल्टीप्लाई किए तो एक बन गया। फाइनल रिजल्ट मेरा यही बन गया ना। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को चेन, अगर चेन ऑफ मैट्रिक्स रहे, मल्टीपल 2 से ज्यादा मैट्रिक्स रहे, इस तरीके से ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें कितना कॉस्ट आएगा इसके बारे में कंसेप्ट है। अभी तक जो बताए हैं वो बेसिक था, लेकिन जानना जरूरी था, ये जानना जरूरी था। समझ रहे हो बात को? तो कितना कॉस्ट लगेगा कैसे पता चलता है? एक मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट कैसे पता चलता है? इससे ही पता चला m इंटू n इंटू p, m/p कॉस्ट लगा है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि मल्टीपल मैट्रिक्स रहे, मल्टीपल, देखो एडिशन का टाइम क्या था, mn था, mn टाइम केवल लगा था। यहां पर क्या लग रहा है, mn नहीं लगा है, m इंटू n इंटू p लगा है। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लीकेशन में टाइम ज्यादा लगा, ज्यादा लगना भी था, ज्यादा लगता भी, क्योंकि एक एलिमेंट को एडिशन में बनाने के लिए O1 टाइम लगता था, जबकि यहां पर एडिशन में बनाने के लिए कितना टाइम लगा, जितना नंबर ऑफ कॉलम है। तो मल्टीप्लिकेशन में टाइम ज्यादा लगा। अब हम लोग आते हैं मेन अपने काम की चीज पर। बेसिक ओवरव्यू हम लोग जान लिए कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब अगर मल्टीपल मैट्रिक्स रहे, मल्टीपल मैट्रिक्स अगर रहे, तो उस केस में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करने वाले हैं। ठीक, बिल्कुल आसान चीज है, अभी तक जैसे समझ में आया है आगे भी समझ में आएगा। केवल सुनते रहो तुम लोग, बस बाकी हम देख लेंगे। समझाना कैसे है, क्या बताना है, कैसे बताना है, मेरे ऊपर छोड़ दो और हम कर लेंगे, हम हैं कैपेबल। ठीक, तुम लोग को सुनना है बस, और कुछ नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओ। जैसे ही स्टार्ट किए हो लेक्चर सुनना, बाकी सब भूल जाओ, बस सुनो केवल। बहुत मन करे अगर ट्राई करने का कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ, तो बस सुनते रहना, तुम ध्यान से समझने की कोशिश नहीं करना, बिल्कुल नहीं समझने की कोशिश करना, बस सुनते रहना। एट लास्ट देखना समझ में आ जाएगा, मेरा गारंटी है समझ में आ जाएगा, बस सुनते रहना है। अरे मूवी देखने जाते हो, वहां पर क्या होता है, दिमाग लगाते हो क्या, समझने की कोशिश करते हो क्या? अच्छा मूवी में क्या होगा समझेंगे, दिमाग लगाएंगे, ऐसा कभी नहीं कोशिश करते हैं हम लोग। गए बैठे देखे, आराम से समझ में आ गया, और बहुत दिन तक वो स्टोरी याद भी रहता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से बनाया जाता है, एक माइंड में एक अलग अटेंशन हम लोग पे कर लेते हैं वहां पर। बस वही चीज है, केवल सुनते रहो, बाकी कैसे समझाना है, क्या समझाना है, देखो ये भी समझ गए हो, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज कितना होगा और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है, दोनों चीज समझ गए हैं। अब इसके आगे हम लोग आते हैं। अब दोनों चीज समझ गए, इसके आगे हम लोग आते हैं। ठीक है, चलो अब देखो एक क्वेश्चन है, मान लो यहां पर 3 मैट्रिक्स गिवन है, 3 मैट्रिसेस गिवन है। ठीक, कैसा होगा, अब बॉक्स बनाएंगे क्या, एलिमेंट से मतलब रह गया क्या? नहीं, एलिमेंट से मतलब ही नहीं है, अब बस साइज से मतलब है हम लोग को, क्योंकि हम लोग को तो टाइम फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट का वैल्यू फाइंड करना भी नहीं है। बहुत ही आसान चीज है, रिजल्टेंट का वैल्यू फाइंड करना टफ थोड़ा था, ये बहुत आसान है, केवल साइज से मैटर है हम लोग को। तो मान लो पहले वाले का साइज 4,3 है, दूसरे वाले का 3,5 है, तीसरे वाले का 5,2 है। ठीक, कितना है मैट्रिक्स, कितना है, ये मान लो M1 मैट्रिक्स है, ये मान लो M2 मैट्रिक्स है, ये मान लो M3 है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, अब यहां पूछ रहा है टोटल टाइम। टाइम के लिए क्या चाहिए होगा, अगर नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो टाइम मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है एक मल्टीप्लिकेशन करने में कांस्टेंट टाइम लगेगा, O1 टाइम लगेगा, जबकि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर हम पता कर लेते हैं इनटू O1 कर देंगे तो यही वैल्यू O के फॉर्मेट में मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कैसे करेंगे, अभी क्या देखे थे हम लोग कि कभी भी 2 ही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक साथ में, 2 से ज्यादा को मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। ठीक,
तो मेरे पास ऑप्शन देखो क्या क्या है। हम ऐसा करते हैं, पहले M1 और M2 को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले M1 और M2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, समझ रहे हो बात को। इससे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा कितना साइज का आएगा, देखो पहले देखो क्या मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं, मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं, ठीक। कैसे चेक करेंगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, फर्स्ट वाले का कॉलम को देखिए, सेकंड वाले का रो को देखिए, पहले रो इनटू कॉलम होता है तो रो को देखिए, देखो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यहाँ भी देखो यहाँ 5 है यहाँ 5 है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ दोनों में भी पॉसिबल है। हम क्या किए, हम पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। इसका साइज कितना होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, पहले वाले का रो 4 कॉमा सेकेंड वाले का कॉलम 4,5 साइज बनेगा। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसका साइज कितना होगा, साइज होगा 4,5। टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा इस दोनों को मल्टीप्लाई करने में, क्या बोले थे अभी, साइज कितना है 4,5 है ना, मतलब 4 इंटू 5 इंटू क्या, जो कॉमन है, कॉमन क्या है 3 है, कॉमन क्या है 3 है, इंटू 3 कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60। ये मेरा टाइम पता चल गया। कब, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई किए, अब ये साइज आ गया है, इस दोनों का रिजल्ट एक में आ गया है। अब टोटल कितना मैट्रिक्स अवेलेबल है हम लोग के पास, अब एक मैट्रिक्स ये अवेलेबल है और एक और मैट्रिक्स यहाँ पर अवेलेबल है, 2 ही अवेलेबल है ना। अब हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं, यहाँ पर देखो इसका कॉलम कितना है 5 है ना, इसका नंबर ऑफ रो कितना है 5 है, मतलब इक्वल है, मतलब कि मल्टीप्लाई हो सकता है। एक ही कंडीशन मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहिए था, वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, एक ही कंडीशन चाहिए था और वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। समझ रहे हो बात को। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, 4,5 यहां पर क्या है 5,2 है, यहाँ 5 और 5 इक्वल है, मतलब कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। कितना टाइम लगेगा, तो पहले देखेंगे साइज कितना होगा, साइज कितना होगा जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ रो कितना है 4 है, मतलब कि 4 कॉमा सेकेंड वाले का नंबर ऑफ कॉलम लेंगे 4,2, ये इसका साइज हो गया। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब साइज हो गया ये, ठीक। यहां पर ये क्या है, ये है साइज। टाइम कितना लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं तो यहाँ टाइम कितना लगा है, यहाँ पर टाइम कितना लगा है, या फिर टोटल मल्टीप्लिकेशन ही बोल लो, टाइम लिखते हैं, इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर भी बात कर रहे हैं क्या, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इतना है, और एक मल्टीप्लिकेशन करने में हम लोग को कांस्टेंट टाइम लगता है, ये हम देख चुके थे पहले, ठीक। अब यहां पर आता है नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना होगा भाई, इसका साइज कितना है 4,2 है ना, मतलब 4 इंटू 2 इंटू जो कॉमन है दोनों में, कॉमन क्या है, यहां देखो 5 है, इसका नंबर ऑफ कॉलम या इसका नंबर ऑफ रो बता लो, कॉमन क्या है 5 है, इंटू 5 हो गया। टोटल कितना हो गया 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40 हो गया, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना है यहाँ 40। तो अब अगर पूछ दें कि तीनों को मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा, तो सिंपल सोचो, 3 एलिमेंट था, इसमें से 3 मैट्रिसेस था, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई किए, इसका साइज इतना आया, इतना टाइम लगा इस दोनों को मल्टीप्लाई करने में। फिर जो रिजल्ट आया था उससे इसको जब हम मल्टीप्लाई कर लिए, इसको और इसको जब मल्टीप्लाई कर लिए,
तब साइज इतना आया है और मल्टीप्लिकेशन इतना आया है। तो फाइनल मेरा साइज क्या हो गया? फाइनल साइज क्या हो गया? फाइनल साइज यही हो गया ना। फाइनल साइज जो आने वाला है तीनों को मल्टीप्लाई करके यही आएगा ना। समझ रहे हो बात को? इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई किए, फिर इस दोनों के इसके रिजल्ट को इससे मल्टीप्लाई कर लिए, इसका साइज आ जाएगा, मेरा फाइनल साइज आ गया। नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहाँ है? इस दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना लगा है? 40 मल्टीप्लिकेशन लगा है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने में 60 लगा था, तो 60 मेरा पहले ही लग गया था, 40 फिर से लगा है। टोटल कितना हो गया? टोटल 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 कितना हो गया? 100 इंटू बिग O1, हर एक के लिए कांस्टेंट टाइम। तो मान लेते हैं यहां पर टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है जो 100 है, वही टाइम लगा। ठीक है, यहां क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इतना लगा है 100, या टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, कब लगा है? जब पहले हम लोग M1 M2 को मल्टीप्लाई किए, उसके रिजल्ट में M3 को मल्टीप्लाई किए, तब इतना लगा है। एक और भी तरीका है ना, एक और भी तरीका है ना मल्टीप्लाई करने का। देखो क्या है, मान लो पहले हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो रेड से अब बनाने वाले हैं, रेड से जो एरो बनाएंगे सेकंड वाले केस का है। ठीक, फर्स्ट वाले केस में केस 1 ये है, ये क्या है? केस 1 है। ठीक, केस 1 में हम लोग को यहाँ 60 प्लस 40 आया। ठीक, अब सेकंड केस में आते हैं। एक और केस ये भी पॉसिबल है ना कि पहले मान लो, सिंपल सोचो, अगर यहाँ पर 2 प्लस 4 प्लस 3 करना है तो यहाँ 2 प्लस 4 ही करते हैं ना। मान लो 2 प्लस 4 6 हो गया, अब इसमें प्लस 3 कर लेते हैं तो 9 हो गया। तो अगर इस तरीके से हम किए, मान लो 4 प्लस 3 पहले करते तो मेरा आंसर 7 आता, 7 में 2 को अगर प्लस कर लेते तो कितना आता? 9 आता। यहां से भी आंसर वही है ना जो यहां से आंसर है। पहले जब इस दोनों को करते हैं, फिर उसके रिजल्ट में इसको ऐड करते हैं, तब मेरा आंसर आता है 9। अगर पहले इस दोनों को करते हैं, उसके बाद में इसके रिजल्ट में इसको ऐड करते हैं, तब रिजल्ट तो सेम ही है, रिजल्ट सेम ही आ रहा है, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे रिजल्ट तो मतलब कि सेम आ रहा है, मतलब कि रिजल्टेंट का साइज है जो फाइनल साइज यही आएगा। देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन वेरी करता है क्या? टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसे आया है? यहां पर कुछ मल्टीप्लिकेशन लगा था 60, यहां पर 40 लगा, 60 प्लस 40 100 आया था। अब केस 2 में हम देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन उतना ही लगा है क्या, क्योंकि हम लोग इसके टाइम को देखना है, हम लोग को टाइम को देखना है। टाइम कितना लगता है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में, टोटल टाइम कितना लगता है, यही देखना है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं केस 2 में। केस 2 में क्या करेंगे? सेकेंड और थर्ड वाले को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो जब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइज क्या बन जाएगा? इसका साइज क्या होगा? देखो इस दोनों में देखते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई जब करें, साइज क्या बनेगा? इसका रो इंटू इसका कॉलम, मतलब 3 इंटू 2 क्या बन गया? 3 इंटू 2, वो क्या बन गया? इसका साइज बन गया। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब। अब उसके बाद नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? तो साइज इसका 3 इंटू 2 इंटू कॉमन क्या है? 5 है दोनों में, तो इंटू क्या करेंगे? इंटू 5 कर देंगे। इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका क्या वैल्यू है? 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 5 क्या है? 30 है। 30 क्या है? 30 मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड है इस दोनों को मल्टीप्लाई करने में। अब जो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में फर्स्ट वाले को भी मल्टीप्लाई करना होगा ना, क्योंकि हम लोग को तो तीनों का ही मल्टीप्लिकेशन चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो अब तीनों का चाहिए, क्या करेंगे? पहले चेक करेंगे मल्टीप्लाई हो सकता है नहीं। देखो फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 3 है। यहां पर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है, इसका नंबर ऑफ रोज क्या है? 3 है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो सकता है। यहां जब हो सकता है, जब एक केस में हो रहा है तो सब केस में होगा, ये भी याद रखना। हमेशा चेक करने का जरूरत भी नहीं है,
हम बस बताने के लिए चेक कर लिए यहां पर कि यहां भी पॉसिबल है, लेकिन बस सीधा ही याद रखना कि जैसे ही लिखा हुआ लाइन से साइज अगर लिखा हुआ है, पहले वाले का इंड दूसरे का फर्स्ट, फिर दूसरे का इंड तीसरे का फर्स्ट, मान लो यहां फोर्थ भी रहता, थर्ड का इंड फोर्थ का फर्स्ट। अगर इस तरीके से मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है, गिवन है, अगर इस तरीके से मैट्रिक्स अगर गिवन है, तो एक बात याद रखना क्या, कि हमेशा ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक, यहां पर बस बीच में जो एरिया आ रहा है, इस दोनों को देखने चाहिए, ये दोनों इक्वल है कि नहीं, फिर ये दोनों इक्वल है कि नहीं, फिर ये दोनों इक्वल है कि नहीं, फिर ये का दोनों इक्वल है कि नहीं, बस यही देखना रहता है और कुछ नहीं। बाकी किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, वो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। ठीक, क्योंकि अगर यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, सिंपल सोचो, ये दोनों अगर इक्वल है, तो इसका जो फाइनल साइज अगर मल्टीप्लाई करने के बाद में वो साइज भी तो पहला इनटू यही रहता है, ये तो रहेगा ही साइज में ऐसे भी लास्ट में। जब ये दोनों का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का भी तो नंबर ऑफ कॉलम इतना ही होगा ना, जो दूसरे वाले का नंबर ऑफ कॉलम था 5 ही होगा ना। तो यहाँ पहले 5 जब इक्वल था तो यहाँ भी इक्वल होगा, सेम ही तो यहाँ आया है 5। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। तो इस दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई कर दिए, सेकंड वाले थर्ड वाले को। अब तीसरा केस में क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद ये दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आ गया 3 × 2। अब क्या करेंगे, इसको लेंगे, ये जो केस है इसको ले लिए, यहां पर जो ये दोनों का रिजल्ट है इसको ले लिए, और फर्स्ट वाले को ले लिए। अब जाकर फर्स्ट वाले को लिए हैं, यहां पर क्या साइज आने वाला है, साइज क्या आएगा, देखो 4 × 3 है, 3 × 2 है। पहले वाले का नंबर ऑफ रो कितना है, 4 है, मतलब क्या 4, सेकेंड वाले का ये सेकेंड बन गया है ना, क्योंकि इस दोनों को तो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ ही गया है। अब दो ही मैट्रिक्स बचा है, एक ए बचा है और एक ए बचा है, ये दोनों तो खत्म हो गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आउटपुट मिल गया हम लोग को। इसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 2 है, तो 4, 2 ये मेरा फाइनल साइज हो गया, फाइनल साइज हो गया मैट्रिक्स का। यहाँ पर भी देखो फाइनल साइज जो है, फाइनल साइज है 4, 2 ही है ना, यहाँ भी देखो 4, 2 ही आएगा, सेम ही आना है, चेंज नहीं हो सकता है। किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो, चेंज नहीं होगा कभी भी। ठीक, अब देखो 4, 2 आया है, यहां पर नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 4 × 2 × कॉमन क्या था दोनों के बीच में, दोनों के बीच में क्या कॉमन था, देखो इसमें 3 और यहां पर लास्ट का 3, कॉमन 3 है ना, मतलब क्या हो गया × 3। इसका तीनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, 4 × 2 8, 8 × 3 24, कितना हो गया 24 आ गया। ये क्या है, ये 24 क्या है, 24 मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर्ड है इसको और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करने में। सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करके ये बनाने में 30 लगा था, तो ये रिजल्ट बनाने में टोटल कितना लगा होगा। टोटल के लिए क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर लेंगे, 30 + 24 मतलब क्या हो गया 30 + 24, सम कितना हो गया 54। 54 क्या है, 54 क्या है, 54 है टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 54 हो गया। पहले कितना आया था, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन पहले कितना आया था, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ 100 आया था, यहाँ पर कितना आया है 54 आया है, यहाँ 54 आया है, यहाँ 100 आया है। आउटपुट में चेंज है क्या, कुछ देख लो एक बार, यहाँ पर आउटपुट का साइज यहाँ भी 4, 2 है, यहाँ भी 4, 2 है, आउटपुट का साइज नहीं चेंज हुआ, आउटपुट सेम ही है, आउटपुट सेम है, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ज्यादा कम हो गया। तो अगर नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ज्यादा रहेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, समझ रहे हो बात को, और नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कम होगा टाइम भी कम लगेगा। अरे कम काम करना है तो टाइम ऑब्वियसली कम लगेगा, समझ रहे हो, सिस्टम है, सेम स्पीड में काम कर रहा है। ये आदमी नहीं है कि अच्छा कल इजी पेपर है तो छोटा टॉपिक है 2 घंटा में ही पढ़ लेंगे,
तो रात में 10 बजे स्टार्ट किए, 12 बजे खत्म हो गया, कल एग्जाम है तो ठीक। मान लो कोई बड़ा पेपर है, 4 घंटा पढ़ना होगा अगर, तो 8 बजे स्टार्ट करेंगे तब भी 12 बजे ही खत्म होंगे। आदमी नहीं है, सिस्टम है, समझ रहे हो? ये चोरी बेईमानी नहीं करेगा। कोई भी काम आया है, प्रोसेस आया है, प्रोसेसर में शेड्यूल करेगा, जितना भी टाइम लगना है सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूशन करेगा वो, और उसके बाद टर्मिनेट होगा आउटपुट देकर, एंड होने वाला है। ये सिस्टम है। प्रोसेसर ये सब नहीं करेगा, प्रोसेसर कुछ नहीं, उसको मतलब है जितना काम है उतना टाइम वो लेगा, बस सिंपल बात है उसका। फर्स्ट वाले केस में जब ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, फिर इसके रिजल्ट को इससे मल्टीप्लाई किए, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन 100 है। सेकंड वाले केस में जब ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसके रिजल्ट में फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाकर मेरा टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन 54 आया है। मतलब कि मैट्रिक्स के ऑर्डर को अगर मल्टीप्लिकेशन जो कर रहे हैं हम लोग, अगर ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई करने का, तब टाइम डिफरेंट आता है। ये चीज दिख गया हमको। हो सकता है कभी कभी सेम भी आ जाए, कभी कभी सेम भी आ जाए। जब यहां पर सबका सेम वैल्यू होगा, 4,4, यहां भी 4,4, यहां भी 4,4, तब सेम आ जाएगा। देखिए डिफरेंट अगर है, अगर डिफरेंट साइज है तो डिफरेंट भी आएगा, तो डिफरेंट भी आएगा। हम लोग के लिए बेस्ट कौन सा है? सिस्टम के लिए बेस्ट क्या हो सकता है? टाइम कम लगे। एल्गोरिथम में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग क्या करते हैं? टाइम और स्पेस को बचाते हैं, यही काम करते हैं ना जी। टाइम और स्पेस दोनों को बचाते हैं हम लोग। तो जितना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा, जितना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा, उतना ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना एक माइक्रो ऑपरेशन है। माइक्रो ऑपरेशन बोलोगे अब नया चीज क्या आ गया? माइक्रो ऑपरेशन कुछ नहीं है। माइक्रो ऑपरेशन का मतलब होता है एक छोटा वर्क। जैसे ह्यूमन बॉडी में सेल होता है, जैसे सेल है ह्यूमन बॉडी में, सेल से मिलके बहुत सारा बना है, वैसे ही माइक्रो ऑपरेशन से बहुत सारा माइक्रो ऑपरेशन छोटा छोटा मिलने के, जैसे घर बना है, ईंट से बनता है, ईंट से मिलकर ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे। सेम वही चीज यहां भी है कि यहाँ माइक्रो ऑपरेशन बहुत सारा मिलकर, बहुत सारा माइक्रो ऑपरेशन मिलकर एक इंस्ट्रक्शन बनता है, एक इंस्ट्रक्शन बनता है, और बहुत सारा इंस्ट्रक्शन मिलकर, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन मिलकर एक प्रोग्राम बनता है। बस यही चीज है, समझ रहे हो? तो जिसमें कम इंस्ट्रक्शन होगा, कम अगर माइक्रो ऑपरेशन होगा, तो इंस्ट्रक्शन छोटा होगा, तो प्रोग्राम भी छोटा होगा, टाइम कम लगेगा। हम लोग के लिए बेस्ट कौन सा है? 100 मल्टीप्लिकेशन या फिर 54, जिसमें कम लग रहा, तो 54 बेस्ट है। तो बात है कि पता कैसे करेंगे हम लोग कैसे पता कर सकते हैं इस बात को कि किस केस में कम लगेगा, किस केस में कम लगेगा, कब कम मल्टीप्लिकेशन होगा, कब ज्यादा लगेगा, ये पता कैसे कर सकते हैं हम लोग? कोई शॉर्टकट है क्या? कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट है ही नहीं, बस जान लो। ऐसा नहीं सोचना है अच्छा सेकंड दोनों को करने के बाद में ऐसा किए थे, फिर थर्ड वाले को किए थे तो कम आया था, मतलब हमेशा ही ऐसा होगा? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। कभी किसी भी ऑर्डर में करोगे कुछ भी कम ज्यादा हो सकता है, कभी यहां कम आ सकता है, कभी यहां कम आ सकता है। ऑर्डर से मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो बात को? ऑर्डर से मतलब नहीं है, कोई भी ऑर्डर में आ सकता है। एक और चीज नोटिस करो, एक और चीज नोटिस करो, जो यहां पर मैट्रिक्स कितना है? 1 2 3, 3 मैट्रिक्स है ना, 3 मैट्रिक्स है ना। तीनों को मल्टीप्लाई करने का कितना तरीका है? तीनों को मल्टीप्लाई करने का, रिजल्ट आने का कितने तरीके से हम किए थे? 2 तरीके। एक में ए था और एक और यहां पर आया, यही दोनों है ना। जब 3 मैट्रिक्स है, जब 3 मैट्रिक्स है, 2 वेज है मल्टीप्लाई करने का, समझ रहे हो? जब मैट्रिक्स 3 है
तो दो तरीका है मल्टीप्लाई करने का। 4 होगा तो क्या होगा, 3 तरीका होगा। 3 है, इससे एक कम तरीका है, 4 रहेगा, एक कम रहेगा। 5 है, 4 रहेगा। अगर n मैट्रिसेज अगर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 अप टू n, m1 m2 m3 m4 m5 अप टू mn, n मैट्रिसेज अगर होगा तब उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका n-1 होगा। अगर n मैट्रिसेज होगा तो उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका n-1 होगा। समझ रहे हो? यहाँ पर 3 मैट्रिक्स था, इसको एक तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई किए थे हम, यहाँ देखो रिजल्ट आया था। एक और तरीके से सेकंड और थर्ड को पहले लिए, उसके बाद फर्स्ट वाले को लिए, तब एक और तरीका बना। 3 मैट्रिक्स है इसलिए 2 तरीका बना था। अगर 4 मैट्रिक्स यहाँ पर एक और मैट्रिक्स होता, यहाँ पर एक और मैट्रिक्स होता तो 4 तरीका, 4 मैट्रिक्स होता तो 3 तरीका बनता। 3 ways टू मल्टीप्लाई 4 मैट्रिक्सेज। समझ रहे हो? अगर 4 होता तो 3 ways टू मल्टीप्लाई। अगर 5 मैट्रिसेज होता तो 5-1 ways टू मल्टीप्लाई। अगर n मैट्रिसेज होता तो n-1 ways टू मल्टीप्लाई। 3 के लिए देखे है ना, 4 के लिए देखते हैं एक बार। विश्वास नहीं हो रहा है, देखो 4 के लिए, 4 के लिए भी देख लेते हैं। चलो एक बार और देखते हैं। अगर n मैट्रिक्स होगा तो n-1 वेज टू मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है, यही देखना है ना। तो हम देखते हैं 4 मैट्रिक्स के लिए एक बार 4 मैट्रिक्स लिखते हैं। चारों को देखते हैं कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट टाइम लगेगा। आराम से देखेंगे, जो भी समझना है आराम से समझें, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी के चक्कर में रहोगे, एक ही टॉपिक को पढ़ने के लिए कहीं एक किताब ले रहे हैं, कहीं कोई वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, कहीं और किसी दोस्त से पूछ रहे हैं, किसी का नोट्स ले रहे हैं, 10 जगह देखना होगा। इसलिए एक ही जगह आराम से पूरे टॉपिक को समझ लेंगे, कोई दूसरा सोर्स रिसोर्स को देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर लेते हैं क्या, हम लोग 4 मैट्रिक्स लेने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन